जाओगे तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना चाहिए कि ऐसे हाथ फैला के सोते हुए आर्म को एक्सटेंड करके चारों तरफ से देखो। यूट्रस यूट्रेन के मसल के अंदर देखिए ऐसा ऐसा गोटा हो जाते हैं, नहीं क्या मसल। ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो इतना बड़ा कैंसर सेल हो जाएगा। फिर शांति। अब तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा क्या होता है, और तो वही हमारे बॉडी के अंदर जो इतना सारा सेलुलर लेवल तक है, तो हमारा डिजीज भी सेलुलर लेवल तक जाता है। तो छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, और माइक्रो लेवल में क्या होता है, अभी जो कोरोना आया वो वायरस क्या होता है हमको मालूम नहीं, हमको ऐसा स्पाइक जैसे वायरस दिखाएंगे, लेकिन वो वायरस क्या है, कैसा होता है, वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो लेवल में जो है माइक्रोबायोलॉजी, वो डिपार्टमेंट का डेमोस्ट्रेट है। हमारी बॉडी में कॉमनली इधर कोरापुट में मलेरिया होता है। वो मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है, वो बारे में जानने के लिए हम थोड़ा जाएंगे। ये देखिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो आप क्या दिखाने वाला, थोड़ा इंटरप्ट करूँगा, आप क्या दिखाने वाले हो? मैं यहाँ मलेरिया के बारे में समझा रहा हूँ, क्योंकि कोरापुट में बहुत ही कॉमन है मलेरिया डिजीज जो है, और सबसे कॉमन स्पीशीज जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया। तो मलेरिया क्या होता है? सर मलेरिया में हमें मलेरिया एक बहुत ही कॉमन और बहुत फेटल डिजीज है। एक्चुअली हम सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि जो मलेरिया है वो मतलब जो डिजीज है वो मच्छर कॉज कर रहा है, लेकिन वो मच्छर जो है वो कॉज नहीं कर रहा है, वो फैला रहा है डिजीज को। कॉज उसे कोई पैरासाइट करता है, उस पैरासाइट का नाम है, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज। तो मैंने ये समझाने की कोशिश। पैरासाइट कैसा होता है दिखाई सर पैरासाइट तो हमें नहीं देखने मिलेगा, गोल गोल जैसा पैरासाइट। हाँ सर, ये एक्चुअली पैरासाइट से कुछ फॉर्म है, यूनिसेलुलर पैरासाइट। जो पैरासाइट जाता है फिर क्या होता है, लिवर में जाता है। लाइफ साइकिल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। हाँ यस, ये थोड़ा लाइफ साइकिल है ना। तो जो इंसेक्ट है उसने बाइट किया, बाइट करने के बाद उसने स्पोरोजोइड्स, पैरासाइट का एक फॉर्म है, एक मतलब पूरे रिप्रोडक्शन साइकिल में इसका फॉर्म है स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड रिलीज हुए, स्पोरोजोइड ब्लड के थ्रू कहाँ गए, लिवर में। लिवर में जाके या तो कहीं छुप जाएंगे, चुपचाप होकर बैठ जाएंगे कहीं पे, उस स्टेज को हम कहते हैं हिप्नोटिक स्टेज। वो आपको कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहे, वो चुपचाप बैठे हैं वहाँ पे, उसे डॉर्मेंट स्टेज या फिर हिप्नोटिक स्टेज कहते हैं। या फिर वो क्या करेंगे, वो स्पोरोजोइड्स आगे बनेंगे किसमें, ट्रोफोजोइड्स। वो ट्रोफोजोइड कन्वर्ट होंगे मीरोजोइड्स में, और मीरोजोइड्स किसमें रिलीज हो जाएंगे, ब्लड में। वो ब्लड में रिलीज होने के बाद किस तरह जाएंगे, आरबीसीज में। आरबीसीज में क्या होगा, आरबीसीज में जाते ही उन्हें आरबीसीज क्यों चाहिए, आरबीसीज में उन्हें हीमोग्लोबिन चाहिए। हीमोग्लोबिन में क्या करेंगे, वो हीमोग्लोबिन को डिग्रेड करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ के हीमेटिन अलग कर देंगे और आयरन अलग कर देंगे, और जो काम की चीज़ है वो ले लेंगे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो हीमेटिन टूटा है और कुछ मलेरियल पिगमेंट्स, मलेरिया के जो कुछ पिगमेंट्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, हीमोजोइन। हीमोजोइन पिगमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो फिर आगे पैरासाइट प्रोग्रेस करेगा, ये बनेगा एक रिंग शेप स्ट्रक्चर। एक मिनट करना, तो ये आप लाइफ साइकिल बता रहे हैं कि एक प्लाज्मोडियम बोल के एक क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है जो ब्लड के अंदर है, हेमोपैरासाइट है, ब्लड में बढ़ता है और वो ब्लड को जाकर डैमेज करता है। इसमें क्या दिखा रहे हैं सर? यहाँ पे मैं वो स्लाइड समझा रहा था कि थोड़ा एनिमेशन के माध्यम से समझा रहा था कि थोड़ा आसान हो जाए। वो जो पैरासाइट ब्लड के अंदर गया और इस तरीके से वो आरबीसी को बर्स्ट करता है। देखते हैं ये आरबीसी से दिखा रहे हैं, इसे ब्लड हमारे ब्लड के अंदर वो जा रहा है। ये देखिए, जो ये पैरासाइट आरबीसी जिसके अंदर पैरासाइट्स हैं, ये रेप्लिकेशन डिवाइड बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा कि वो बस्ट हो जाएगा और सारे पिगमेंट जो बाहर आ जाएंगे, इसकी वजह से फीवर चिल्स वगैरह फीवर चिल्स हो जाएगा। ये देखने को मिलता है। तभी हमको बुखार हुआ और ये मलेरिया पैरासाइट बढ़ गया। तो हम जो खून का टेस्ट क्या करते हैं, ये मस्किटो हमको बाइट करके छोड़ देता है, इफेक्ट कर देगा सर दूसरे पर्सन। इसलिए मस्किटो बाइट प्रिवेंट करने के लिए, मलेरिया प्रिवेंशन के लिए हमको मच्छरदानी बैठना है, मस्किटो। तो जब ब्लड टेस्ट करते हैं मलेरिया पैरासाइट क्या देखते हैं? सर मलेरिया पैरासाइट में हमारे पास अलग अलग तरीके के लैब डायग्नोसिस होते हैं। सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो मेथड है वो है हमारे पेरिफेरल्स में। पेरिफेरल ब्लड में क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं पेशेंट का, और एक जगह पे हम थिक स्मीयर बनाएंगे और एक जगह पे हम थिन स्मीयर बनाएंगे। अब क्यों बना रहे हैं अलग अलग, इसके अपने अपने एडवांटेजेस हैं। थिक स्मीयर में हमें पैरासाइट्स की खून को जांच करके पैरासाइट देखते हैं। अच्छा, बढ़िया। तो इसे ब्लड टेस्ट करके हम लोग मलेरिया पैरासाइट करते हैं। तो जानने वाली चीज़ है कि जो स्टार्ट बताए कि वो एक हेमोपैरासाइट के वजह से होता है और मस्किटोस के वजह से स्प्रेड होता है, इसलिए मस्किटो प्रिवेंशन करो। ओके, तो ये आप क्या दिखा रहे हैं? और एक वैसा एक चीज़ है पैरासाइट लिस्मेनिया, उसमें क्या होता है, इससे ना डिजीज होता है। ये कॉमन है क्या कोरापुट में? कोरापुट में कॉमन नहीं है, उड़ीसा में ही कॉमन नहीं है, ज़्यादातर बिहार में पाया जाता है। बिहार में ऐसा एक डिजीज होता है, मुंह फूल जाते हैं, तो ऐसा होता है। अच्छा, कुछ थोड़ा बताओ क्या होता है? लिस्मेनियासिस क्या होता है? लिस्मेनियासिस पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म लिस्मेनिया डोनोवानी होता है, या फिर लिस्मेनिया चागासी जो अभी डिस्कवर्ड है। अब उसमें होता है जैसे कि आपको फीवर होगा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा, हाइपर गामाग्लोबिनेमिया होगा, पैनसाइटोपिनिया होगा और हेपाटोस्प्लेनोमेगेली होगा। अब बाकी सारे फीचर्स में हमको हाइपरटेंशन हो सकता है। ये भी सेकेंडरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ब्लड के अंदर जाता है और वेरियस टाइप का। तो ये सेक्शन दिखा रहे हैं कॉमनली पाउंड लिस्मेनिया हमारे बिहार में। डेंगू अभी फैल रहा है, तो डेंगू वायरस देखो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन देखने में ये वायरस ऐसा होता है
है वो कौन सा मस्किटो, एडिस मस्किटो, इसमें डेंगू है। तो ये सेक्शन दिखा रहा है कि हम लोग को फाइलेरियासिस जो कॉमनली बड़ा पेड़ हो जाता है, सिफिलिस एक जनरल डिजीज है। हाँ, और ये क्या है, टिटनस। टिटनस के बारे में जरूर जानेंगे। बोलिए टिटनस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा। tetanus caused by Clostridium tetani, gram positive, obligate enterocs. तो ये जो टीटी इंजेक्शन आप लोग देख रहे हो, टीटी इंजेक्शन, वो टीटी इंजेक्शन हम लोग लेते हैं वो टिटनस प्रिवेंशन के लिए। वही टिटनस डिजीज है। इस टिटनस में क्या क्या हो सकता है, कॉमनली ये स्पोर्स रहता है सैंड में, तो हम लोग इंजरी होता है टीटी लेते हैं, ऐसा हो कि ऐसा रिजिडिटी होकर डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए टिटनस वैक्सीन भी लेना है। ये टिटनस के बारे में बताया गया है। और ये कौन से बारे में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसा होता है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या लिखा है, रैबीज। रैबीज ये देखो, आपको डॉग बाइट हो गया, ये कॉमनली जानने की चीज़ें, इसलिए इधर थोड़ा देखेंगे। डॉग बाइट हो गया तो वो वायरस क्या होता है उसके बारे में क्या वो क्या होता है। इधर एक फंगल ऑर्गेनिज्म है, तो नहीं, इस रैबीज वायरस के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। ये एक वायरस है। तो डॉग में वायरस रहता है। हाँ, ओनली डॉग में रहता है और कहाँ रहता है, वाइल्ड एनिमल्स, कॉमनली फाउंड वाइल्ड एनिमल्स रहता है। तो डॉग आपको बाइट कर लिया तो ये वायरस हमारे अंदर घुस गया, फिर क्या होगा। नहीं नहीं, कॉमनली क्या होते हैं जो पानी को डरते हैं, क्यों डरते हैं, तो पानी पिएगा तो उसका रिगर्जिटेशन। तो जो कुत्ता काट दिया तो जो डिजीज हो गया है, तो वो ऐसा कुछ है क्या, सिम्टम क्या है। देखो ये कुत्ता काट लिया तो क्या होता है, ये देखो रैबीज हो गया इसको, तो पानी पिएगा तो कैसा डरता है, ये कैसे डर रहा है, देखिए ये हो गया है रैबीज, कुत्ता काट लिया, हाइड्रोप हो गया, पानी को वो डरेगा। हाँ, तो ये हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये जानने वाली बात है कि राबीज अगर हो गया तो डेथ इज श्योर, नहीं क्या 100%, लेकिन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे राबीज वैक्सीन लेके। पहले पेट में देते थे 12 इंजेक्शन, आज वैसा भी नहीं, आजकल 5 डोज जैसे देते, लेकिन लेना जरूरी है। कोई भी कुत्ता काटे डेफिनेटली लो, नहीं तो एक बार राबीज हो गया तो डेथ श्योर है। राबीज वैक्सीन कहाँ मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन लेना चाहिए। थैंक यू। और ये है मेजल्स, चिकन पॉक्स, ये कॉमन डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, इधर ऐसा निकल जाता है, कार्टून में भी देखते हैं सर, मेजल्स, चिकन पॉक्स। इधर हम ओडिया लोग बोलते हैं क्या, महापुर धरदेला, ऐसा बसंत रोग हाड़पुटी, मिड़मिड़ा एंड हाड़पुटी, ऐसा सिम्टम है। थोड़ा सा बता दो क्या होता है। देखो इधर क्लोज दिखाओ, ऐसा आया तो चिकन पॉक्स, और ऐसा आया थोड़ा थोड़ा मेजल्स, तो ये कॉमन डिजीज है। ओके, ये सही कॉमन है, इसके लिए भी हमारे टिटन इंजेक्शन दिया जाता है, नहीं वैक्सीन दिया, क्या क्या वैक्सीन दिया जाता है, MMR वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट, और एक ये है HIV, ये तो मोस्ट कॉमनली सब लोग जानते हैं HIV एड्स के बारे में, इसके बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे। तो ये वो सब हमको नहीं चाहिए। वायरस हमारे ह्यूमन में कैसे आया, पहले ह्यूमन बॉडी में एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स में रिसेप्टर होता है CD4 रिसेप्टर, उस CD4 रिसेप्टर को तो जो बोलते हैं HIV ब्लड ट्रांसमिशन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू, तो मैं एक इन्फेक्शन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या अनप्रोटेक्टेड, तो ये वायरस मेरे को आएगा, तो ये क्या करेगा, मैं क्यों वीक हो जाऊंगा, क्यों मर जाऊंगा, mainly affect the helper T cells and which is our immune immune system. system. It हाँ। affects, it suppresses our immune system. That's हाँ, why तो our इम्यून सिस्टम हमारे जो बॉडी में कुछ अगर घुस गया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे T सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स जो दिखाए थे, उसको ये डैमेज कर लेगा, तो हमारा प्रोटेक्शन कम जाएगा, तो एनी ऑर्गेनिज्म उनको अफेक्ट कर लेगा। फिर क्या, ये क्या दिखा रहे, ये सारे सिम्टम्स हैं। हाँ कोविड, फीवर चिल्स HIV में, yes, हाँ sir. हाँ HIV में होता है, कोविड में होता हाँ, बताइए क्या, है, सोर थ्रोट होता हाँ। है, बॉडी पेन होता है, मसल फैटिग हो जाता है, जॉइंट पेन होता है इसमें, ये सारे ये सिम्टम्स सब सिम्टम इसके बारे में। अब से आगे ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या वायरस है, तो देखो कितना बढ़िया वायरस है, इतना सुंदर वायरस है, लेकिन डिजीज भी बहुत खराब करते हैं। कोरोना वायरस तक गया है, कोरोना वायरस ये किस टाइप का वायरस है, DNA और RNA और क्या है, RNA वायरस। तो हमारे न्यूक्लियर मेटेरियल के हिसाब से कोरोना वायरस होता है। इधर इस वायरस का मॉडल है, उधर पे हमारे वेरिएंट्स ये सब है। कोरोना के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग 2 साल से पक गए हैं कोरोना सुन के। समझो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन है क्या, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन है क्या, हाँ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया रहा है, जो प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिए हो बोले जाओ। तो बताने के बाद क्या है
कि इतने सारे वेराइटीज ऑफ ये थोड़ा ये डेमोन्स्ट्रेशन है, बहुत सारे वायरसेस है हमारे वाल में, वो हमको अंदर नहीं घुसना चाहिए। अंदर ना घुसने के लिए हमको प्रिकॉशन मेजर लेते हैं, ये बात बता रहे हैं, ये आप लोग बता रहे हैं प्रिकॉशन जो PPI किट, ये बता रहे हो ना? हाँ, ये हमको बहुत जरूरी है। बताइए आप क्या बता रहे हैं? Sir, I am telling about the PPE kit and the standard precautions that we take while hand washing. First, we take ample amount of hand sanitizer. हैंड सैनिटाइजर, नहीं डालना चाहिए कि हैंड, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, इधर हैंड टच करते हैं, हैंड में मोबाइल पकड़ते हैं, हैंड में खाना नहीं खाते हैं, तो हैंड वॉशिंग मस्ट बी इम्पोर्टेंट वर्क। यस और नो? एंड यू शुड टेक टाइम टू डू द हैंड वॉशिंग। तो ये क्या दिखाया है? किट के बारे में बोल रहा हूँ। दिस इज द गॉगल्स, दिस इज द मास्क, दिस इज द फेस, दिस इज द हेड कैप एंड दिस इज द गाउन, दिस आर द ग्लव्स एंड दिस आर द शूज। जैसे PPE किट पहन के ड्यूटी किया था, हम डॉक्टर लोग यही पहनते हैं PPE किट। इस PPE किट के बारे में भी आप जानते होंगे। तो इस सेक्शन में हम दिखाएंगे कि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू एनीथिंग यू वांट इफ यू नो हाउ टू आस्क देम। मतलब क्या? इसका मतलब क्या बता, समझाइए। ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बेनिफिशियल हैं, हम जिस तरीके से मानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरीके से हमारी गट में जो ये देखो बढ़िया है, जो प्रोबायोटिक बोलते हैं क्या? हाँ, डाइजेशन के लिए अगर वो चले जाएंगे तो हमारा डेली लाइफ तो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है, दैट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। हाँ, क्या क्या किधर किधर बैक्टीरिया है? इंटेस्टाइन में है, एंड बाकी जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल्स में जो हमारे बुक्कल पैसेंजर मिको में है बैक्टीरिया, भाजनल मिको में है बैक्टीरिया, इधर भी हेल्पफुल बैक्टीरिया है जो भाजनल की। इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ठीक से हैंडल करेंगे तो वो अच्छा है। दही बनने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। आप लोग जो ईस्ट यूज करते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इधर बता रहे हैं कि डिसइंफेक्टेड, कि कैसे हम लोग इन्फेक्टेड हो गया तो डिसइंफेक्टेड करते हैं। ये सब क्या चीज़ है? ये कल्चर मीडिया सर्कुलर है, ये पेट्री डिश है, हाँ। इंडिकेट ग्लास वेस्ट जो हम हॉट एयर लेवल स्टेरिलाइज कर सकते हैं, एंड ये कल्चर मीडिया से हाँ, आप लोग सुने होंगे कि यूरिन का कल्चर करो, ब्लड कल्चर करो, ये सब दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे कल्चर करते हैं। ये सब मशीनरी है। ये क्या चीज़ है? इंसिनरेटर मतलब आप जला देते हो सब। तो एक HIV PPE किट को कैसे करते हैं? डिसइंफेक्टेड, इंसिनरेट कर देते हैं, पूरा जला लेते हैं। ये क्या? ऑटोक्लेव से हमारे ड्रेसेस को। हाँ, तो ये हो गया हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज करते हैं। और उस सेक्शन में जाएंगे थोड़ा कॉमनली डिजीज क्या है और क्या क्या कॉमनली ड्रग सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा देख के चले जाएंगे। जो बता रहे थे कि दारू पीने से क्या खराब होता है, ये लीवर खराब होता है, जो लीवर सीरोसिस हो जाता है, लीवर में बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा देखना। तो हम अगर रेगुलरली अल्कोहल पिए क्या होगा थोड़ा? सर अगर हम रेगुलरली अल्कोहल पीते हैं, रेगुलरली अल्कोहल पीने की वजह से अल्कोहल का एक फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड में, तो जो फॉर्मेशन की वजह से जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एंजाइम में एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, वो NADPH होता है, वो जाके लीवर में फैटी एसिड सिंथेसिस करेगा। फैटी एसिड सिंथेसिस के कारण बोलने की बात है कि कुछ पाथवे के लीवर पर डैमेज हो जाएगा। लीवर क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, लीवर फूल जाएगा सर, लीवर में फूल जाएगा और ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। नहीं सर। और इधर दिखा रहे हैं ऐसा पेट फूल जाएगा, उसको उड़िया में बोलते हैं जड़ोदरी रोग बोलते हैं, लीवर खराब हो गया। ये बताना चाहते हैं। अपेंडिसाइटिस कॉमनली एनकाउंटर्ड, कि जब दर्द हुआ, अपेंडिसेक्टमी हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ, ये एक वे है। हमारा अपेंडिक्स कहाँ पर होता है? नीचे होता है छोड़ा, वो वेस्टिजियल ऑर्गन में बोलते हैं। वो ऑर्गन के बारे में देखेंगे, वो अपेंडिसाइटिस, ये सब डिजीज है। और कॉमनली ये कैंसर के बारे में दिखाए, ये सब स्पेसिमेन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? फाइब्रोइड ब्रेस्ट। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि CA ब्रेस्ट कितना परसेंटेज है हमारे सोसाइटी में? बस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है सोसाइटी में। इसके बारे में थोड़ा ज्ञान लेंगे, बताइए थोड़ा। कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर दो टाइप का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नगोटे पूरा फुल हुआ है। इन सिटू कैंसर और नॉन इन्वेसिव कैंसर जो स्प्रेड नहीं होता, और दूसरा इन्वेसिव कैंसर जो स्प्रेड हो सकता है। बाकी इन्वेसिव कैंसर दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर। वो सब हमको नहीं चाहिए, हमको बताओ हमारा मेरे को कैंसर है कि नहीं, ब्रेस्ट कैंसर मैं कैसे बता पाऊँ? हाँ, तो हमारा क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? ब्रेस्ट में डाउन हो जाता है, तो ब्रेस्ट में एक बेटा जैसा हो बेटा जाएगा, जैसा हो जाएगा, निपल्स का रिट्रैक्शन हो जाएगा, PUD ऑरेंज जैसे अपीयरेंस हो जाएगा। तो एक लेडीज को वो कैसे डाउट करे कि मेरे को कैंसर है? सेल्फ एग्जामिनेशन वो करेंगे। क्या सेल्फ एग्जामिनेशन है? तो वीडियो कुछ दिखा रही है आपको, ये थोड़ा जरूर दिखेगा। हर फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आ गया तो आपको पहले से दिखा दीजिए थोड़ा, नहीं और थोड़ा आगे लीजिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन,
तो ये थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि ये देखो, तो जो कैंसर होता है इधर से कैंसर पैदा होता है, बढ़ जाता है चारों तरफ बढ़ के एक मास हो जाता है, फिर इन्वेट कर जाते हैं पूरा बॉडी को और कैंसर हुआ तो 5 साल के अंदर अराउंड 90% लोग मर जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, तो इसको पहले फॉर्मेशन होता है लंप, छोटा सा लंप होगा या निपल से डिस्चार्ज होगा या स्किन चेंजेस होगा, ये सब में आप डायग्नोसिस करोगे। तो रिस्क फैक्टर सर ओल्ड एज में ज़्यादा होगा, डेंस ब्रेस्ट पल्पी ब्रेस्ट होगा तो होगा। सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है, हाँ तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर टेस्ट सब करोगे, इस फेज में जाओगे। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना चाहिए कि ऐसे हाथ फैला के सोते हुए आर्म को एक्सटेंड करके चारों तरफ से देखो। छोटा भी अगर नोडल हो तो डॉक्टर के पास डॉक्टर आपका मामोग्राम करेंगे, तो मामोग्राम कैसा होता है वो वैसा हो जाएगा, वो दिखाओ, वो एक्सरे जैसा, थोड़ा जूम करो, एक्सरे जैसा नोडल होकर दिखता है। तो ये बताने की बात है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो इतना बड़ा कैंसर सेल हो जाएगा, फिर पीछे लॉन्ग्स का चला जाएगा। परसेक्शन में ये डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा एक दिखेगा, कैल्सिफिकेशन एरिया। तो ये एडवांस केस है, तो ब्रेस्ट ऐसा निकालने की नौबत में ना जाइए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कीजिए, थोड़ा सा भी नोडल हो डॉक्टर को जाकर दिखाइए और जल्दी ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाए। क्या ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन करेंगे या रेडिएशन देंगे। ये थायराइड रोग आप बताते रहे, तो थायराइड रोग जो है इधर बड़ा जाता है, उसमें इसका स्पेसिमेन है उतना जरूरी है लेकिन सही सेफ रहे ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସିକେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। जो एक 100 जैसा इंस्ट्रूमेंट है, नॉर्मल आरबीसी कैसा रहता है, नॉर्मल आरबीसी सर बाइकॉन्केव शेप ये दिखा सर है ऐसा बाइकॉन्केव, उधर दिखाया था आरबीसी, तो वो सिकल शेप होता है। क्यों हो जाता है इससे सिकल सर शेप? एक जेनेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली डिसऑर्डर है जिसमें से मतलब वो पैथोजेनेसिस में ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो जेनेटिकल होता है, वायलिन में रिप्लेस होने से वो छोड़ो, बोलना चाहता है कि ये फेमिलियल डिजीज है, एक एरिया में ज्यादा है और इधर हमारे कोरापुट में है, और रिसेंटली सिकल सेल के लिए कुछ हुआ है ना, ड्राइव हुआ है, उसका सिकल से ड्राइव हुआ है, उसको डिटेक्शन के लिए HPL से उसको HPL के करते हैं, उसका भी फायदा उठाइए। तो सिकल में ये अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन है, वेरी सिंपल वन दिखाइए, ये थोड़ा दिखाइए। जी सर, ये नॉर्मल आरबीसी होता है, वो अगर सिकल शेप में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वास्कुलर ऑक्लूजन होगा, मतलब ब्लड वेसल में अगर छोटा हो गया या फिर ऑक्लूजन हो गया तो वहाँ पे लग के रह जाता है, वो प्लगिंग हो जाते हैं, प्लगिंग हो जाए तो वो एंड ऑर्गन डैमेज कर सकता है। एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। और एक बार दिखाओ, तो ब्लड में हमारा जो नॉर्मली वो ये देखिए नॉर्मली हमारा आरबीसीज हैं जो गोल गोल मैंने दिखाया है वो सब क्रॉस करके चले जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द वो जो सिकल सेल है वो नहीं जा पाते, वो ऑब्स्ट्रक्ट होकर रह जाते हैं। अच्छा, मेरे को सिकलिंग है कि नहीं, कैसा मालूम होगा? फिर उसके लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा, सिकलिंग टेस्ट करवाएंगे या फिर कॉन्फर्मेशन के लिए हमें HPLC करवाएंगे, स्टडी करें, लैब टेस्ट करना है। सिकलिंग में सर सिकलिंग टेस्ट करवाएंगे तो हाइपोक्सिक आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसमें से ये नॉर्मल आरबीसी कन्वर्ट हो जाएगा सिकल। तो बताना चाहते हैं कि सिंपल लैब टेस्ट से सिकल हो जाता है, सिकल सेल का टेस्ट हो जाता है और HPLC टेस्ट होता है, तो यही बताने वाले जो टेंस के रिलेटेड है ना। हाँ, दिस इज यूट्रस, यूट्रेन के मसल के अंदर देखिए ऐसा गोटा हो जाते हैं, नहीं क्या मसल्स के बारे में थोड़ा बताइए। ये फीमेल में कॉमन है, इसमें क्या क्या होता है लक्षण? इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, और जनरली अगर वो ज़्यादा बड़ा होता है तो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, इसमें ज़्यादा मेनोरेजिया। तो बताने वाला जो लेडीज का प्रॉब्लम है कि ज़्यादा मेंस का पैटर्न हुआ, ज़्यादा गया, तो ये डिजीज भी हो सकता है जिसमें कि यूट्रस मसल में ऐसा गीटा पड़ जाता है, ऐसा गीटा पड़ जाएगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग है रिप्रोडक्टिव एज में तो डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड करवा दें, क्या अल्ट्रासाउंड करने से मालूम होगा, और बहुत ज़्यादा है तो यूट्रस को निकलना भी पड़ेगा। ठीक है, आप बताइए क्या बताना चाह रहे हो? हमारे जो टाइप ऑफ सिकुड़ी मतलब क्रॉनिक मेनली डिजीज होता है, उसमें कुछ निकोटीन तार ऐसे केमिकल्स सब होते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। वो जब ऐसे मतलब वो रेस्पिरेटरी पाथवे में जाते हैं तो हमारे यहाँ पे लाइनिंग में एपिथेलियम होता है और उसमें कुछ सीलिया वगैरह होते हैं, तो जब एक डस्ट पार्टिकल सीलिया के साथ ऐसे मतलब लग जाता है तो ये लंग को डैमेज करता है, म्यूकोस जब होगा तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, जैसे कुछ पाथवे में ब्लॉकेज हो गया तो उसको हटाना पड़ेगा, और इन्फ्लेमेशन भी हो गया तो वो लिम्फोसाइट जैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लिम्फोसाइट होते हैं, माइक्रोसाइट होते हैं, सब आते हैं। तो इसमें क्या लंग्स बढ़ जाते हैं? क्यों बढ़ जाते हैं? अल्वेओली बड़ा हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन मतलब एयर अगर अंदर चला जाता है फिर और बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि तो बताना चाह रहा उधर बताया था मैं, रेगुलर अल्कोहल यूज करने से लिवर जो डैमेज होता है, रेगुलर स्मोकिंग करने से ये एक डिजीज होता है एम्फीसेमा, बिसाइड्स अदर लंग कैंसर। इधर क्या होता है हमारा इन्फ्लेमेशन होकर हमारे लंग्स फूल जाता है और काम नहीं करेगा, ऐसा ना, ऐसा चेस्ट फूल जाता है और समझ लो लंग डैमेज होता है फूल के, तो इसलिए स्मोकिंग नहीं करना, ठीक है, ये करना।